ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है यहाँ से, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की चुनौती। आप सभी ने देखा कि अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। और पहले आप देखते हैं कि जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, ये भी पाकिस्तान को ही मिला था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। तो मशरूम क्लाउड्स का संबंध सामान्य तौर पर परमाणु विस्फोट से होता है। बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की अटकलें भी लगाई गई। इन अटकलों के बीच फर्जी सूचनाओं, प्रोपेगेंडा और यहां तक कि मीडिया के एक हिस्से द्वारा फैलाई गई अफवाहों का विस्फोट जरूर देखने को मिला है। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव थमने का आप चाहें जो नाम दें, लेकिन उसके एक पखवाड़े पर बाद भी 72 तरह की कहानियां तैर रही हैं। अपनी अपनी कहानियों को सच बताने की मुहिम जारी है। लोग भी अपनी रुचि एवं झुकाव के लिहाज से उन्हें मान्यता दे रहे हैं। जब सीमा के दोनों ओर जहां एक के बाद एक बार पलटवार हो रहे थे, उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकाएक पोस्ट प्रकट हुई। उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी टकराव को बंद करा दिया और इससे लेकर भी अटकलें और अनुमान चरम पर रहे कि पर्दे के पीछे आखिर क्या हुआ जो एकाएक ऐसी स्थिति बन गई। ऐसा दावों के बीच संभव है कि सच्चाई कभी बाहर ना आ पाए और इसके बावजूद अपना अपना नैरेटिव बनाने का उन्मादी दौर देखने को मिला। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने स्वाभाविक रूप से अपनी सुविधाजनक वैचारिक मंशा दिखाई। इस सुविधाजनक को भारत विरोधी पढ़ा समझा जाए। देखा जाए तो संचार के मोर्चे पर पाकिस्तान की चुनौतियां भारत की तुलना में कहीं आसान थी, क्योंकि वहां हर पहलू की तरह विमर्श की रूपरेखा तय करने पर भी सेना का ही नियंत्रण है और इसलिए उसके लिए जीत की घोषणा करना ही बाकी थी। फिर चाहे इसके लिए राफेल को मार गिराने की फर्जी कहानी की क्यों ना गढ़नी पड़ी हो, या उसने गढ़ी भी और उसे अपनी मतांध जनता और दुनिया भर में फैले ऐसे ही लोगों को परोसा भी गया। इसी दौरान सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की पदवी देकर अपने कपोल कल्पित आख्यान को मान्यता देने का प्रयास किया। यहां तक कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए समारोह और भोज भी आयोजित किए गए और जिसमें प्रयुक्त तस्वीरें भी झूठी ही निकली। और इस मामले में भारत का काम कहीं ज्यादा जटिल था और पहले 3 दिनों तक सूचनाओं के प्रवाह को अनुकरणीय धैर्य एवं कुशल प्रबंधन के जरिए संभाला गया। फिर अचानक अमेरिका के मनमौजी राष्ट्रपति की संघर्ष विराम की घोषणा और मध्यस्थता में अमेरिकी भूमिका का दावा हैरत में डाल गया। इसने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को हतप्रद कर दिया, क्योंकि उसे सफाई देनी पड़ी कि इसमें तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। पाकिस्तान के संदर्भ में दशकों से भारत की यही नीति रही है कि तीसरे पक्ष के दखल के लिए कोई स्थान नहीं है। आम भारतीय भी युद्ध की दुंदभी के शांत पड़ने से आवक रह गए, जो यह मान चुके थे कि सीमा पार आतंकवाद को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह फिर सिर उठाने का दुस्साहस ना करे। जनता दीर्घकालिक समाधान की आस लगाई थी। स्पष्ट है कि सरकार धारणा के मोर्चे पर कुछ मात खा गई। संदेह की प्रकृति भारतीयों के डीएनए में समाई हुई और उन्हें इसकी कहीं ज्यादा फिक्र होती है बाकी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर भारतीय सबसे खासे आग्रही हैं। इसमें औपनिवेशिक अतीत की भी भूमिका है और जब आप देखिए संदेह विपक्षी दलों और उसके इकोसिस्टम द्वारा बढ़ाए जाते हैं तो जनता के मन में कहीं ना कहीं उसकी गूंज होती है। इसे भांपते हुए सरकार ने सांसदों विशेषज्ञों के प्रतिनिधि मंडल को दुनिया भर के आप देखते हैं कहां भेजने का फैसला किया ताकि वे वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखें। इससे साफ समझा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की तुलना में ऑपरेशन सिंदूर कहीं बड़ी सैन्य कार्रवाई रही है और इसमें भारत ने न केवल पाकिस्तान के भीतर तक हमले किए बल्कि बचाव के मामले में भी अद्भुत मिसाल कायम की। और आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम लोग जीत गए, हमने राफेल गिरा दिया और हमारी जीत हुई इस युद्ध में। और वहीं भारत मीडिया, मैंने कहा मीडिया की तो गजब ही अजब गजब कहानी है। अगर हम मीडिया पे भरोसा करने लगे ना, उनकी खबर पर भरोसा करने लगे, तो हम लाहौर में जाकर हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए, इस्लामाबाद पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वो सब अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानी चलती रहती है, आपने देखा ना। और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे देश में भी मीडिया को कहते हैं, लेकिन मीडिया का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। बाद में माफी भी मांगनी पड़ जाती है उन्हें।
और पाकिस्तान की तो ये हरकतें रही हैं, मैंने कहा ना कि कुत्ते की पूंछ जैसा उसका हाल है। मतलब कुछ भी हो भैया, मतलब वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और जितने बार भी उसने कोशिश की हर बार मुंह की खानी पड़ती है। जब तक कथित संघर्ष विराम के पीछे का घटनाक्रम सामने नहीं आएगा, तब तक कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाए जाते रहेंगे। यह भी अटकलों के केंद्र में रहेगा कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु के जखीरे को कोई नुकसान पहुंचाया या उसके आसपास कोई हमला किया। जो भी हो, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत वैश्विक जनमत को अपेक्षित रूप से अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाया। कोई बड़ी महाशक्ति भारत के साथ खुलकर खड़ी नहीं दिखी, जबकि पाकिस्तान के पीछे चीन, तुर्की के अलावा अजरबैजान का समर्थन साफ दिखा। और आपने देखा होगा अमेरिका तो हमें और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल रहा था। आप देखिए कि किस तरह का, मतलब मैंने कहना नहीं कि अमेरिका पर कभी भी किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता है कि ये हमारे साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप के इस दावे की शांति कराने के लिए उन्होंने व्यापार को आधार बनाया, पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत ने अतीत में भी अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं की, और जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं कि वह व्यापार की चिंता करे। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से ऋण मंजूर हो जाना भी यही संकेत करता है कि पश्चिम की हमदर्दी किसके साथ रही है। आप सोचिए, युद्ध चल रहा है, उसमें आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे पैसे दे देता है, उसकी मदद कर देता है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए बताइए इसमें मेंबर कितने हैं, सदस्य कितने हैं। पाकिस्तान सहित अमेरिका, चीन के अलावा अन्य देश इससे तो अवगत रहे ही होंगे कि भारत ने कैसे सामरिक क्षमताएं हासिल कर ली हैं, और लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि वह उनके उपयोग में कितना सक्षम है। अगर पाकिस्तान के साथ तनातनी कुछ दिन और खिंचती तो भारत की शक्ति एवं श्रेष्ठता और मुखरता से स्थापित हो जाती, जिससे क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरण बदल जाते। और आप देखिए, स्वाभाविक है कि कुछ महाशक्तियां को यह गवारा नहीं होता। यहाँ असल मुद्दा एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभार से जुड़ा है। इसके साथ ही यदि वह सैन्य रूप से सशक्त होकर उभरता आता तो उसे रोकना संभव नहीं है होगा। विकसित देश अभी इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। देखना है कि मोदी इस सबसे बड़ी चुनौती से कैसे निपटेंगे। संभव है कि विकसित भारत के दूरगामी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने तात्कालिक रूप से संघर्ष विराम का विकल्प चुना हो। उन्होंने वीरता पर विवेक को वरीयता दी हो। आखिर बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी लड़ाइयों को अनदेखा जो करना होगा। लेखक आर्थिक राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग भी इस युद्ध में नहीं उलझना चाह रहे थे, इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आतंकी ठिकानों पर क्या वार किया था। हम लोगों ने उनकी सेना पर, उनके लोगों पर हमला नहीं किया था। इस संदीप घोष के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और कहते हैं कि युद्ध में एक बार शामिल तो हुआ जा सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। वियतनाम में आपने देखा था ना अमेरिका का हाल क्या हुआ। आप रूस का हाल देख रहे हैं, यूक्रेन में क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा का डरावना सच, ये आप देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित तथ्य खोजी समिति की मुर्शिदाबाद हिंसा संबंधी रिपोर्ट किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है। इस रिपोर्ट के बाद सारे आरोपों की पुष्टि हो गई है। इस रिपोर्ट के पहले बंगाल पुलिस ने भी उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, 11 अप्रैल को लगभग 4:25 बजे भीड़ अनियंत्रित हो गई। पुलिस पर ईंट पत्थर के साथ घातक हथियारों से हमला कर दिया। उपद्रवियों ने एसडीपीओ जंगीपुर की पिस्तौल छीन ली और उनके वाहन के साथ सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगा दी। पर यह ध्यान देने की बात है कि हाईकोर्ट समिति की रिपोर्ट में पुलिस को ही सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया गया है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक सदस्य वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध और सुनियोजित थी। तृणमूल के मुस्लिम नेता और पार्षद ने हिंसा का नेतृत्व किया। लोगों ने पुलिस की से मदद मांगी, लेकिन उसने ना हिंसा रोकने की कोशिश की, ना ही लोगों को सुरक्षा प्रदान की। चलिए एक बार पश्चिम बंगाल चलिए आप लोग। वेस्ट बंगाल की बातें हो रही हैं। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। सीबी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया 12 अक्टूबर 1900 कब हुई थी इसकी स्थापना बताइए इसकी? 1993 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा।
यदि 3 दशक पहले किसी राज्य में एक समुदाय के खिलाफ ऐसी भयानक हिंसा होती तो वहां की सरकार बर्खास्त हो जाती। अब ऐसा इसलिए कठिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने को असंवैधानिक ठहरा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और राष्ट्रपति शासन की बात किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 356 में। शायद इसलिए बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से संवैधानिक विकल्पों पर विचार करने का सुझाव तो दिया था, लेकिन हालात बिगड़ने पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को विकल्प बताते हुए लिखा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। भयानक हिंसा के शिकार महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक आपबीती के बावजूद ममता बनर्जी ने आरंभ में सहानुभूति का एक शब्द नहीं बोला। वह उनके मंत्री, प्रवक्ता आदि सब इस में भाजपा का सरगर्म बताते हुए बीएसएफ पर भी आरोप लगा रहे थे। कायदे से तो बीएसएफ की ओर से भी हाईकोर्ट में अपील दायर होनी चाहिए थी। आखिर किस आधार पर इतना संगीन आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया? हाईकोर्ट समिति की रिपोर्ट के अनुसार नए बफर संशोधन कानून के विरुद्ध विदर्शन की आड़ में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बेतबौना गांव में 113 घर जला दिए गए। रिपोर्ट में लिखा कि एक उपद्रवी गांव में यह देखने भी आया कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ और फिर भीड़ ने उन घरों पर भी आग लगा दी। गांव जला दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन निष्क्रिय बना रहा। हिंसक भीड़ ने पानी का कनेक्शन काटा ताकि आग बुझाई ना जा सके। सबसे खौफनाक यह रहा कि महिलाओं के वस्त्र जला दिए गए ताकि उनके पास पहनने को कपड़े ना बचें। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि हिंसा के शिकार गांव के लोगों ने लगातार 2 दिन पुलिस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। भागकर मालदा शरण लेने गए पीड़ितों को पुलिस ने लौटने को विवश किया। साफ है कि सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन पर दबाव रहा होगा जान बचाकर भागे लोगों को जबरन बुलाया जाए, क्योंकि सरकार की थू-थू हो रही है। रिपोर्ट में जिस तरह पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया और उससे वह सिर उठाने लायक भी नहीं है। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में किसी की मदद नहीं की गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि हमले स्थानीय पार्षद की तरफ से निर्देशित किए गए। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बंगाल में इसके पहले भी हिंदू त्योहारों पर हमले हुए हैं। विधानसभा चुनाव बाद की हिंसा में भी तृणमूल के विरुद्ध वोट देने वालों को हिंसक भीड़ से बचकर असम पलायन करना पड़ा था। हाईकोर्ट समिति के अनुसार बंगाल में गैर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा करने वालों को पुलिस का साथ मिलता है। मुर्शिदाबाद में भी पुलिस ने घटना से आंखें मूंद कर हिंसा भीड़ को एक प्रकार से खुली छूट दी। हाईकोर्ट समिति की रिपोर्ट में जफराबाद इलाके में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हिंसा पर उतारू भीड़ ने उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया, पिता पुत्र को ले गए और उनकी पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया। एक हत्यारा तब तक वहां इंतजार करता रहा जब तक वे मर नहीं गए। पिता पुत्र का दोष यह था कि वे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। यह कैसा खतरनाक सोच है कि मूर्तियां बनाने वाला दुश्मन हो गया है। और इस तरह के कहीं भी दंगे होते हैं, बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी। आप लोग बात कहिए, इंसानियत मानवता की हत्या हो रही होती है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। सुधार की इसलिए तो बात होती रहती है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहां गए राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद, मालदा जिलों में दोहरा खतरा है क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने उत्तरी दिनाजपुर को भी हिंदुओं के लिए असुरक्षित बताया। एक तरह से बंगाल के कुछ इलाकों के हालत वैसे ही होते जा रहे हैं जैसे बांग्लादेश में हो गए हैं, जहां हिंदुओं का जीना दुर्भर। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए तो हमारे पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन बंगाल में तो सरकार को कुछ करना ही चाहिए। इस पर भी गौर करें कि मुर्शिदाबाद की भयावह हिंसा पर कथित सेकुलर दलों ने ना तो तब कुछ कहा और ना ही हाईकोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखिए, पुलिस पर ये इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम करती है। जिस राज्य में इस तरह के आरोप लगते हैं ना, वहां की सत्ता के। स्वप्न और यथार्थ। निद्रा मनुष्य के लिए परमात्मा का महान वरदान है। इस दौरान प्रत्येक मनुष्य सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार के स्वप्न देखता है। इसमें चैन की कोई संभावना नहीं होती। आज सुखद स्वप्न ही देखना है, कभी भी दुखद स्वप्न नहीं देखना है। कभी कभी मनुष्य ऐसे स्वप्न देखता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है। कभी स्वप्न में वह रंग से राजा और राजा से रंग बना होता है। सपने में जो भी देखा जाता है उसकी आयु स्वप्न देखे जाने तक ही रहती है। फिर भी स्वप्न और यथार्थ में एक निश्चित संबंध है जो ईश्वर कदाचित उस समय मनुष्य को समझाना चाहता है कि जब वह माया के प्रभाव से मुक्त होता है, विकार निष्क्रिय होता है। ऐसा बस उसी समय होता है जब वह निद्रा में होता है। और आप देखते हैं कि स्वप्न एक तरह से जीवन के पाठ हैं जो उसे आप देखिए सच से जोड़ते हैं। जैसे स्वप्न मनुष्य के चैन से बाहर है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले सुखों दुखों पर कोई जोड़ नहीं है। जैसे निद्रा टूटते ही दुखद स्वप्न से मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानता की निद्रा से मुक्त होने पर सुखद एहसास होता है। जैसे मनुष्य कभी कल्पनातीत स्वप्न देखता है, वैसे ही जीवन में कभी अकस्मात
कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है। सुख और दुख सपने के साथ ही विदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आयु सपने की अवधि तक ही सीमित होती है। यथार्थ यथार्थ जीवन में ऐसा आप देखते हैं ही है। प्रत्येक सुख और दुख की अपनी आयु है, उसे अपनी आयु पूरी करनी ही है। और इसे ना समझकर मनुष्य अपने जीवन में असंतुलन उत्पन्न करता है। मनुष्य स्वप्न में ही हर्षित और व्यतीत होता है, क्योंकि वह स्वप्न को ही सच मान रहा होता है। यथार्थ में ही उसके मन के सुख दुख इसलिए हैं क्योंकि उसने नाशवान संसार और अपने तन को सच माना हुआ है। वह यह मान ले कि संसार एक स्वप्न है तो सुख दुख से उबर जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है, पढ़ा करिए, सीखा करिएगा आप लोग। ये आप देखिए, वायुसेनाध्यक्ष की खरी बातें। चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन में रक्षा सौदों और रक्षा सामग्री के निर्माण की परियोजनाओं में देरी को लेकर जैसी खरी बात कही, वह वैसी ही बातें करने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा भी है, क्योंकि रक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की देरी स्वीकार नहीं है। इसके पहले उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में देरी पर भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी, और अब उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण की कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं होती है। उनकी यह बात भी सही है कि दूसरे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के जो सौदे होते हैं, उनके तहत मिलने वाली सामग्री की आपूर्ति में भी विलंब होता है, और इसके कई उदाहरण हैं। पहले तो रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में ही अच्छा खासा समय लग जाता है, और इसके चलते जरूरी रक्षा सामग्री मिलने में और विलंब होता है। और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार लंबे समय तक राफेल या SN-S जैसे अन्य विमान की खरीद का फैसला ही नहीं कर पाई है। निसंदेह आप देखिए, मोदी सरकार ने रक्षा सौदे तत्परता से करने के साथ देश में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से रक्षा सामग्री के निर्माण की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया है, और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। लेकिन इस मोर्चे पर और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। शायद इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। और चूंकि बीते कुछ वर्षों में रक्षा सामग्री वाली हमारी कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित कर दी है, और इसलिए उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय सेना उन्नत हथियारों से लैस होने के साथ ही उनके उपयोग में भी परंपरागत है। इसी कारण वायुसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को बेदम करने और चीन की पोल खोलने वाले इस सैन्य अभियान को राष्ट्रीय विजय की संज्ञा दी। यह ध्यान रहे कि जनरल बिपिन रावत का यह कहा करते थे कि भारत को अपनी जरूरत के हथियार खुद बनाने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वे उन्नत होते जाएंगे, हम रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तथ्य पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जैसे हमारा DRDO है, वैसे ही अमेरिका का डार्पा है। उसने समय के साथ उन्नत हथियारों के अलावा और उद्योग धंधों के काम आने वाले उपकरण भी बनाए, जो अमेरिका की प्रगति में आप देखते हैं कि सहायक बने। यही काम रक्षा क्षेत्र में उत्तरी हमारी निजी कंपनियां भी कर सकती हैं। DRDO के बारे में याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वित्त आयोग से उम्मीदें, अनुच्छेद 280 को पढ़ते हैं ना, वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। झारखंड के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए 16वें वित्त आयोग के सदस्य राज्य के दौरे पर हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष पिछले दिनों रखा। वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। विभागीय मंत्रियों के साथ बैठकों में उनकी आवश्यकताओं पर भी चर्चा होगी। और शिक्षा, स्वास्थ्य समेत आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्य को केंद्रीय सहायता चाहिए, इसलिए इसमें वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप देखेंगे कि राज्य सरकार ने आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ किया है। इसके लिए पंचायत धन चाहिए, पर्याप्त धन चाहिए। वित्तीय संसाधन के लिए राज्य की अपनी संरचना सभी योजनाओं का संचालन नहीं कर पाती है, और ऐसे में आप देखते हैं, ऐसे में वित्त आयोग से उम्मीद रहती है कि राज्य की जरूरतों से केंद्र सरकार को अवगत कराए और संसाधन उपलब्ध कराएं। वित्त आयोग की तरफ से राज्य में विकास योजनाओं के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। झारखंड में युवावादी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, और इसमें स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दोनों सरकारों ने योजना बनाई है। आदिवासी समाज को भी विकास के पथ पर लाने के लिए वित्त आयोग ने कई सिफारिशें समय समय पर की हैं, और ऐसे में अधिकारियों के सामने विकास का रोडमैप तैयार करने का अच्छा अवसर है। क्या है? अच्छा अवसर है। और झारखंड की बात करें तो आप देखिए, बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था, और रांची इसकी राजधानी। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं।
79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका ये। घटती स्मार्ट शक्ति चिंतनीय है। हाल ही में ऐप के माध्यम से टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी उबर द्वारा देश के 5 शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि लोगों को स्मार्ट शक्ति में गिरावट आ रही है। इस सर्वे में मुंबई शहर पहले स्थान पर, जहां लोगों की याददाश्त सबसे कमजोर हो पाई गई। उबर का कहना है कि उनकी टैक्सी में लोग अक्सर अपना सामान भूलकर चले जाते हैं। यह सर्वेक्षण सामान्य परिस्थितियों में स्वास्थ्य, लोगों की स्मृति के क्षरण को लेकर चिंताजनक है, जो कि घर, दफ्तर और आम जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। यह विचारणीय है कि इंसानों के लिए याद रखने का अर्थ केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना आवश्यक होता है। मन मस्तिष्क की सजगता के बिना संवाद और दैनिक कार्यों को पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐसे में सामान्य गतिविधियों और सामानों को भूल जाना एक बड़ा खतरा बन गया है। कमजोर स्मरण शक्ति दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। बच्चे हों या फिर बड़े लोग पल भर में भूल जाते हैं उन्हें क्या करना था। अब तो अपना फोन नंबर या पता याद रखना भी मुश्किल हो गया। रास्ते और सीमा चिन्ह भी याद नहीं रहते, और जिससे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले बुजुर्गों की समस्या मानी जाने वाली यह स्थिति अब हर आयु वर्ग को प्रोत्साहित कर रही है। हाल के वर्षों में स्मार्ट गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग ने भी याद रखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। जो स्मार्टफोन, जो स्क्रीन आप लोग देखते हैं ना, इससे भी प्रभाव पड़ रहा है। तकनीकी प्रगति ने विजुअल माध्यमों की भूमिका को बढ़ा दिया। हर मुट्ठी में मौजूदा जानकारी को स्क्रीन में ने दिमाग पर जोर डालकर सोचने, याद रखने की आवश्यकता को कम कर दिया है। और आप देखते हैं कि क्लिक भर में मिलती या खोजी जाने वाली हर सूचना, विवरण और तस्वीर दिमाग को सुस्त बनाने वाली गतिविधि साबित हो रही है। स्क्रीन स्क्रॉलिंग में व्यस्त लोग अपने निर्जन कोनों में सिमट गए हैं, जिससे सामाजिकता का दायरा घटा है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गतिविधियों में कमी भी स्मृति कम होने के जोखिम को बढ़ा रही है। इस तकनीकी विस्तार के दौर में जीवन शैली में बदलाव के बिना स्मरण शक्ति में गिरावट की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। सामाजिक और शारीरिक सक्रियता, कुछ नया सीखने की मानसिक कसरत, स्मार्ट गैजेट्स के उपयोग में अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्मरण शक्ति में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि हम इस समस्या का समाधान कर सकें और अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकें। अच्छा बात है। आप लोग क्या सोचते हैं? और देखिए, दिमाग की भी कसरत जरूरी है भैया। दिमाग को भी सोचने दिया करिएगा, थोड़ा उसका भी उपयोग किया करिएगा। ये टिप्पणियां हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारत में भी पढ़ेंगे विदेशी छात्र, बढ़ेंगे। देख रहे, भारतवर्ष की उच्च शिक्षा को विश्व मंच पर स्थापित करने का संकल्प आज एक दृढ़ सपना बन चुका है। और आप देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्र सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास भी किए हैं। और आप देखिए, जिनका लक्ष्य केवल भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना ही नहीं, अपितु विदेशी छात्रों को इस देश के शैक्षिक परिसरों की ओर आकर्षित करना भी है। और आप देखिए, यूजीसी ने 2023 में एक ऐतिहासिक आप देखते हैं कि निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूके की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के इसके उदाहरण, जो अब भारतीय धरती पर अपनी शाखाएं खोल रही हैं। यह कदम भारतीय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा का लाभ देगा और विदेशी छात्रों को भी भारत की शिक्षा प्रणाली से जोड़ेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूजीसी की बात हो रही है। विदेशी छात्रों के लिए भारतीय संस्थानों में 25% अतिरिक्त सीटें सृजित करने का निर्देश यूजीसी ने दिया है। ये सीटें विदेशी छात्रों को प्रवेश के अधिक अवसर प्रदान करेगी और भारतीय शिक्षा को विश्व पटल पर प्रचारित करने में सहायक होगी। यह प्रयास भारतीय संस्थाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों की मेधा और आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया। यह व्यवस्था विदेशी छात्रों को आर्थिक संबल देगी और उन्हें भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रेरित करेगी। धन की कमी से जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, वे इस कदम में से बहुत हद तक दूर होंगी। 2022 में यूजीसी ने भारतीय और विदेशी संस्थानों के मध्य संयुक्त डिग्री और ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। यह सहयोगी छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा का अवसर देगा और भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान
करेगा। यह कदम आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में एक सेतु का कार्य करेगा। ऑनलाइन मंच स्वयं पर यूजीसी ने 1000 से अधिक पाठ्यक्रम विकसित किए हैं जो विश्व भर के छात्रों के लिए सुलभ हैं। यह प्रयास भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा और विदेशी छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराएगा। विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और पूर्व छात्रों से जुड़े सेल स्थापित करने का निर्देश भी यूजीसी ने दिया। और आप देखते हैं कि यह व्यवस्था विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थाओं से जोड़ेगा, उन्हें यहाँ की शिक्षा के प्रति आकर्षित भी करेगा। गौरतलब है कि 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत हुई जो भारतीय संस्थानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। यह रैंकिंग विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता पर भरोसा दिलाएगी, उन्हें यहाँ अध्ययन के लिए प्रेरित भी करेगी। अब बात आती है चुनौतियों की। तो विदेशी छात्रों को भारत की शैक्षणिक भूमि पर आमंत्रित करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे कांटे हैं, समस्याएं हैं जिन्हें समय रहते हटाना होगा। विदेशी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की लागत और पर्याप्त छात्रवृत्तियों का अभाव एक प्रमुख बाधा है। वित्तीय सहायता का अभाव विशेष रूप से शैक्षिक स्तरों और क्षेत्रों में भिन्न होता है, जो छात्रों को अन्य देशों की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए यूके, कनाडा जैसे देश छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता के साथ आकर्षक पैकेज भी प्रदान करते हैं, जिससे भारत प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। और इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग, वैश्विक रैंकिंग और पहचान में कमी अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा को कठिन बनाती है। और यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। और आप देखते हैं कि हमारे देश से बहुत सारे छात्र क्यों जाते हैं वहाँ के संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में आखिर ऐसा क्या है, उन सब पर हमें विचार करना चाहिए। अगर वही परिस्थिति भारत में उपलब्ध करवाई जाने लगी तो दुनिया भर से छात्र भारत में आएंगे। जटिल और समय लेने वाली वीजा प्रक्रियाएं छात्रों को हतोत्साहित करती हैं। ऐसे में भारत को वीजा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाकर छात्रों को आकर्षित किया है। विदेशी छात्रों के लिए विदेशी वीजा श्रेणी बनाई जानी चाहिए जिसमें ऑनलाइन आवेदन और त्वरित स्वीकृति की सुविधा हो। उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे की कमी आप देखते हैं कि भारत को अन्य देशों जैसे मलेशिया और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है। और आप खुद सोच के देख लीजिए यार, क्या देखना है आप लोगों को? ये देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, शिक्षा व्यवस्था की हमारे देश में स्थिति क्या है। हमारे यहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल में होती है, बिहार में आप लोगों ने देखा भी होगा। सरकारी स्कूलों का हाल भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब सुधारना होगा। ये खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलती होंगी तो लोग हमारे देश में क्यों आएंगे फिर? आगे की राय तो छात्रों के लिए बेहतर जीवन शैली और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कैंपस सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही सरकार को विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जो ट्यूशन फीस और रहने के खर्च को कवर करे। शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाकर और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके आकर्षण वित्तीय पैकेज तैयार किए जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की निम्न रैंकिंग गुणवत्ता के प्रति नकारात्मक धारणा बनती है। ऐसे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में निवेश करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना, विदेशी प्रोफेसरों को भारत में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना। इसके अलावा शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक मंचों पर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने से भारत न केवल विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ा सकता है। इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है जो नीतिगत सुधारों और संस्थागत सहयोग से संभव हो सकेगा। आप लोग बताइए कुछ। विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने 2023 के दिशा निर्देशों के तहत पहली बार भारत में विदेशी शैक्षणिक परिसरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में अमेरिका के इलिनॉयस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सहित कुल 5 प्रख्यात विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई जो 2026-27 के शैक्षिक सत्र से भारत में अपने कैंपस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। और उच्च शिक्षा के लिए वर्षों से विदेश की राह पकड़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह राहत की खबर साबित होगी, क्योंकि अब वे वैश्विक गुणवत्ता की शिक्षण सुविधाएं अपनी मातृभूमि की सीमाओं के भीतर ही पा सकेंगे। भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक नया अध्याय तब जुड़ा जब यूजीसी ने 2023 में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी। यह निर्णय केवल एक स्थापित नियम नहीं था बल्कि शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूती से विस्थापित करने का स्पष्ट इरादा दर्शाता है। यूजीसी के नए दिशा निर्देशों के तहत केवल वैश्विक शीर्ष 500 में शामिल उन विश्वविद्यालयों को ही भारत में शाखा खोलने की पात्रता मिली है, जिससे इस पहल की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। और इन विश्वविद्यालयों को संस्थागत स्वायत्तता का पूर्ण अधिकार दिया गया है, यानी वे प्रवेश नीति, शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी ये निर्णय अपने विवेक से ले सकेंगे। इससे वे अपनी बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार कर सकेंगे।
और इस निर्णय के पीछे भारत को एक ग्लोबल शिक्षा हब बनाने का लक्ष्य निहित है। इस पहल से विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश में ही अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक माहौल का अनुभव मिलेगा, जहां भारतीय और विदेशी दोनों तरह की छात्र मिलजुल कर अध्ययन करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के बाद भारत आने से हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब गुणवत्तापूर्ण विकल्प उपलब्ध होंगे तो भारतीय विश्वविद्यालय भी अपने पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण पद्धतियों और शोध गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित होंगे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे समग्र शिक्षण अनुभव ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर भी व्यापक होंगे। इस पहल का आर्थिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, विदेशी निवेश प्रवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आएगी। नए परिसरों के निर्माण, संकाय नियुक्ति और सामग्री खरीदारी और स्थानीय सेवाओं के लिए खर्च से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसी तरह विदेशी छात्रों के आगमन से आवास, भोजन, परिवहन, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था में को भी भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का शिक्षा बाजार 2025 में $225 अरब तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक शिक्षा बाजार के 7.6 लाख करोड़ डॉलर के आकार की तुलना में केवल 3% हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा और विदेशी निवेश और स्थानीय रूप से उत्पन्न रोजगार अवसर अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डिग्रियों के छात्रों के करियर को नए आयाम देगी तथा वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में सहयोगी प्रयासों से नई खोजों और तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी, जिससे न केवल शिक्षा बल्कि उद्योग जगत को भी लाभ होगा। वहीं छात्रों को विदेशी संस्कृतियों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, जो उनके व्यक्तित्व विकास और वैश्विक दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं? झारखंड तक पहुंची शराब घोटाले की जांच। आजकल खूब शराब घोटाले को भी आप देखते हैं, बातें हो रही हैं। झारखंड पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। कुशल एवं मजबूत प्रशासक अहिल्याबाई। किसी भी देश की मजबूती वहां पर सुदृढ़ व्यवस्था के निर्माण से आप देखते हैं कि होती है, जिसमें समाज एवं उसके निर्णय भविष्य की दिशा और दशा तय करते हैं। इसका बेहतर होना एक अच्छे शासक और शासन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। एक शासक में मानसिक, वैचारिक मजबूती, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, भावनात्मकता होना अनिवार्य है। किसी एक के भी अभाव में निर्णयों की गंभीरता चरमरा जाती है। भारत की आज की मजबूती के पीछे आज का सफल शासनकाल एवं उसकी मजबूत नीतियां हैं, परंतु भारत निज हित से परे धर्म की राह पर चलने वाले जन एवं राष्ट्र सेवक जैसे आदर्शवादी शासकों की संतानों की भूमि रहा है, और जिसका एक उदाहरण थी अहिल्याबाई होलकर। न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ऐसे कथन से उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण भली भांति समझा जा सकता है और उनके द्वारा लिए गए निर्णय अपने समय से बहुत आगे की सोच को दर्शाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासक तक की उनकी जीवन यात्रा आसान नहीं थी, या कह सकते हैं कि जटिलताओं से भरी थी। भारत को आज जहां महिलाओं के पिछड़ने के लिए विश्व स्तर पर नकारात्मक छवि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहीं हमारा इतिहास ऐसी शासिकाओं का है जो आज के संदर्भ में न केवल महिलाओं बल्कि हर शासक के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण है। और आप देखिए, महिला सशक्तिकरण पर आप लोग कुछ लिख रहे हैं, तो आप लोग रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई है, इन सब के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए आपको। कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी। अहिल्याबाई ने अपना जीवन अपने परिवार की देखरेख और समर्पण से शुरू किया। जब तक उनके पति राजकुमार खांडे राव जीवित थे, तब तक अहिल्याबाई ने अपनी उम्र के किसी भी अन्य युवा मराठा महिला की तरह ही एक ग्रस्त जीवन व्यतीत किया। परिवार और घरेलू मामलों की देखभाल की, परंतु परिवार के सुख की अवधि लंबी नहीं थी। 1754 में जाट के लिए कुंभेर की घेराबंदी के दौरान उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे वह महज 29 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई। इसके बाद उन्हें वे सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी जो आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों पर होती हैं। उनकी बेटी मुक्ताबाई ने अपने पति के निधन के बाद सती होने का निर्णय लिया। सती प्रथा के लिए लड़ने वाली अहिल्याबाई अपने ही बेटी को सती होने से रोकने में सफल नहीं हुई। ऐसे में मन का विचलित होना एक कुशल शासक के धैर्य और उसके निर्णय की क्षमता को प्रभावित करता है। परंतु निजी जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी अहिल्याबाई एक निडर योद्धा की तरह अंत तक लड़ती रही। और जहां आज काम में एकाग्रता के लिए लोग परिवार को अहमियत नहीं दे पाते, वही परिवार उसकी जिम्मेदारी, उसके सुख दुखों के साथ समाज के लिए सही निर्णायक बनना अहिल्याबाई से सीखना आवश्यक है। धीरे धीरे वह एक ऐसी शासक बनकर उभरी जो लोगों से प्यार एवं सहानुभूति रखने लगी और प्रजा को
प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए रोजाना सार्वजनिक बैठकें करती थी। जैसा कि ब्रिटिश शासक जॉन मैल्कम लिखते हैं, उन्होंने प्रत्येक शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुना। उन्होंने सबसे अशांत अवधि के दौरान मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को शांति और अच्छा प्रशासन दिया। उनके 30 वर्षों के शासन को उदार और प्रभावी सरकार का एक मॉडल माना जाता है। उनसे सीखा जा सकता है कि अगर आपको समाज के हर व्यक्ति के अनुरूप फैसले लेने हैं तो समाज के हर अंग को समझना अत्यंत आवश्यक है। शासक के हर फैसले में सामाजिकता तभी आएगी जब उसे समाज की समझ होगी, अन्यथा फैसले बदलेंगे और बदलाव नहीं ला पाएंगे। समाज की हर समस्या के लिए उत्तरदायित्व लेना, साथ में करुणामय होना एक परिवर्तनशील नेतृत्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। और आप देखिए कि भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन, समाज एवं संस्कार का उद्भव केवल समस्याओं के समाधान से नहीं अपितु उनके उत्कर्ष से संभव है। यह एक गूढ़ शासक की समझ की भी निशानी है। आज का मेक इन इंडिया इसका उदाहरण है, जिसके बारे में अहिल्याबाई अपने शासनकाल में सोच चुकी थी। आज भारतीय परिधान महेश्वरी साड़ियाँ जहाँ विश्वस्तरीय रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं, उसको जीवंत रखने का श्रेय भी रानी को ही जाता है। देवी अहिल्याबाई ने बुनकरों को संरक्षण दिया, उनके काम और कल्याण में व्यक्तिगत रुचि ली। समय के साथ इन बुनकरों द्वारा उत्पादित महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हो गई हैं। इन साड़ियों को बुनने और छापने की कला इन बुनकरों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उन्होंने उद्योग स्थापित किए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें अब देखिए इतना मजबूत बनाया कि महेश्वर का कपड़ा उद्योग आज भी चल रहा है और कई लोगों को रोजगार दे रहा है। अहिल्याबाई ने परिवारवाद को कभी बढ़ावा भी नहीं दिया और जिसे उनके अपने ही पुत्र के संबंध में लिए गए कड़े निर्णयों के संबंध में देखा जा सकता है। अर्थात शासन की कला विरासत में मिले यह जरूरी नहीं है और आप अपनी गुणवत्ता विरासत में दें यह भी आवश्यक नहीं है। वह हर उस योग को मिलनी चाहिए जिसके गुण एक शासक के हों। आज के किसी भी शासक को अहिल्याबाई की सेवा के कर्मों को ध्यान में रखकर रखनी चाहिए, चाहे वह सती प्रथा के समापन हो, चाहे महेश्वर की साड़ियाँ, चाहे महिलाओं की शस्त्र विद्या, चाहे परिवार के लिए त्याग, चाहे सटीक युद्ध नीति हो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।